बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और डिफेंस डे आज 6 सितंबर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस हवाले से शहर भर में पूर्वाकार तकारीब का इनेकाद भी किया गया है। मुख्तलिफ जगहों पर तकारीब होंगी, मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे और तमाम अपडेट्स भी आपको देते चलेंगे। अभी फ़िलहाल मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 38 और 9 बजे 38 डिग्री सेंटीग्रेड। टॉप स्टोरीज और डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। एयरपोर्ट की तौसी के लिए 60 अरब रुपए मंजूर कर लिए गए, तकमील के लिए मार्च 2018 की डेडलाइन दी गई है। दूसरी टॉप स्टोरी, 3 रोजा पोलियो मुहिम शुरू, 16,94,000 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट। तीसरी टॉप स्टोरी, हरबंसपुरा था धर्मपुरा, घंटों ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें। फंड्स की कमी, स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। जी नाज़रीन, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स जुनैद रियाज और अकमल सोनू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। और आज 6 सितंबर डिफेंस डे है और जिस तरह से जोश जज्बे से मनाया जाता है वो 65 का जज्बा जो है वो जाग उठता है। अकमल, शहर भर में तकारीब का इनेकाद भी किया गया है। देखें, ये यौम दिफा हम न सिर्फ जोश से मनाते हैं बल्कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद जो है वो नौजवान नस्ल को और वो लोग जिन्हें 6 सितंबर के बारे में मालूमात नहीं है और हमारी दिफाई ताकत से मुतालिक उनके पास मालूमात नहीं है, तो उनसे भी आगाह करना है और उनको उनसे एक तरीके से कमिटमेंट ली जाती है कि इस मुल्क के दिफा के लिए किसी भी सतह पर दिफा हो। लाजमी नहीं कि सिर्फ सरहदी महाजों पर, बल्कि आप चाहे इल्मी महाज पर बात करें, चाहे आप प्रोफेशनली बात करें, हर महाज पर आप इस मुल्क का दिफा करेंगे और इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी किरदार अदा करेंगे। और 6 सितंबर का दिन इसी जज्बे से मनाया जाता है और इसमें आप देखें कि न सिर्फ वफाकी सतह पर बल्कि सूबाई सतह पर और लाहौर में भी बाकायदा तौर पर तकारीब मुनक्किद की जाती हैं और अफ़वाज पाकिस्तान उन तकारीब के ज़रिए से एक पैगाम देती हैं। कौमी सतह पर तो वो पैगाम होता ही है, लेकिन वो आलमी सतह पर भी पैगाम दिया जाता है कि हम कितनी हम कुव्वत रखते हैं और हम अपने मुल्क का दिफा किस तरह से कर सकते हैं और कितनी हम में सलाहियत और मेरे ख्याल से माजी की ग्लोरी को याद रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह स्कूलों में जो तकारीब का इनेकाद किया जाता है ताकि बच्चों को बार बार बताया जाए कि उस वक्त का सिनेरियो क्या था, क्या हालात थे, किस तरह पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और पाकिस्तान में वो सलाहियत मौजूद है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। जो है ना, आपको पैट्रियटिज्म पैदा करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं और ये पूरी दुनिया का कल्चर है। ये सिर्फ यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह पर होती है। हर कौम, हर मुल्क अपने अपने अंदाज में अपने डिफेंस डे और अपनी अपनी तकारीब करती हैं। हमारा 6 सितंबर का दिन जो है वो इसलिए यौम दिफा है कि हमने अपनी सरहदों की हिफाजत की इस दिन और उस हिफाजत करने में हम कामयाब हुए और अभी भी हमारे में वो तमाम सलाहियतें बल्कि उससे बढ़कर सलाहियतें मौजूद हैं कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। जुनैद, एयरपोर्ट की हमारी आज की लीड स्टोरी है। एयरपोर्ट की तौसी के लिए 60 अरब रुपए मंजूर कर लिए गए और डेडलाइन 2018 की दी गई है। जी यकीनन 60 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। 6 लेन्स बनानी है और वहाँ पर एंट्रेंस के लिए 10 फुट के बाद तो रिंग रोड शुरू हो जाता है। ये कहाँ पे 6 लाइनें हम बनाएंगे। अगर इससे बेहतर है तो आप पहले जो आपके रनवे हैं वो सिर्फ सिंगल रनवे है और एक छोटा रनवे है। आप एट ए टाइम 2 जहाज़ों को ना लैंड करा सकते हैं और ना ही वहाँ से उड़ा सकते हैं। तो पहले ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर 2 रनवे बनाए जाएँ ताकि एट ए टाइम आप 2 जहाज़ लैंड करवा सकें। कराची का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि खातून लेडी जो है वो एक छोटा पायलट जहाज़ उड़ा रही थी
तो जो जंबो जहाज़ जो है वो वहाँ पर उतरा, तो उसके एग्जॉस्ट से जो है वो जहाज़ तबाह हो गया और वो खातून जो है वो मर गई। तो ये इतने करीब करीब इन्होंने रनवे बनाए हुए हैं, बड़ा और छोटा रनवे, कि एट ए टाइम आप 2 जहाज़ नहीं उतार सकते। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पहले आप जो रनवे है उसको बेहतर करें, एयरपोर्ट की हालत बेहतर करें। और जो पार्किंग की सूरत हाल है, जब 2003 में जब ये एयरपोर्ट बना, लाहौर एयरपोर्ट, तभी जो है वहाँ पर पार्किंग जो है वो बाहर तक आ गई थी और पार्किंग के इंतज़ामात जो हैं इनके बेहतर नहीं थे। और आप कह रहे हैं कि 34,000 जो हैं वो मतलब गाड़ियाँ पार्क हो सकेंगी वहाँ के ऊपर, वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि आप पहले बैनुल अक़वामी एयरलाइंस को जो है वो यहाँ पर आएँ, तो आप अपने एयरपोर्ट की हालत को बेहतर करें, तभी जो है इस पार्किंग को। अच्छा, 31 तैयारों तक यही मनसूबा यही है। जी देखें, मैं इसमें अच्छा अकमल आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो मज़ीद खबरें डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अकमल ब्रेक पर जाने से पहले एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे, तो एयरपोर्ट की तौसी के लिए 60 अरब रुपए मंजूर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें सिमल, एक तो ये हमें इस मंसूबे को समझना चाहिए और ख़बर में भी इसकी कुछ तफसीलात मौजूद हैं। एक तो मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि ये बुनियादी तौर पर जो नया एयरपोर्ट है लाहौर में, इसका जो इनिशियल डिज़ाइन और सब कुछ जो तैयार किया था वो नवाज़ शरीफ की जो उस वक्त की हुकूमत थी उस दौर में हुआ था और उसी हुकूमत ने मुकम्मल करना था, लेकिन हुकूमत ख़त्म हुई। उसके बाद साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस डिज़ाइन को चेंज किया गया और इसको चेंज करके इसकी तामीरात बहुत कम मुद्दत में करके 2003 में इसका इफ्तिताह कर दिया गया और उस वक्त की हुकूमत ने क्रेडिट भी लिया कि हमने इसका इफ्तिताह किया है और हमने इतने पैसे बचाए। लेकिन इसका ओरिजिनल डिज़ाइन जो है ना वो चेंज कर दिया गया। जो कैपेसिटी उस वक्त रखी गई थी तैयारों की, रनवे की, पार्किंग की, उस सब को तब्दील हुआ। अब जब दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने इसको दोबारा टेकअप किया और 2014 में भी इसका पहली दफ़ा भी इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें लाहौर एयरपोर्ट को डिस्कस किया गया था। फिर जब 2015 में मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने दोबारा ऐलान किया कि हम जो लाहौर एयरपोर्ट है इस पर हम दोबारा से काम करें और इसकी तोसी करेंगे। तो क्या ये वो पुराना इनिशियल मंसूबा है? वो वाला मंसूबा तो अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने जगह एक्वायर कर ली, आपने चीजें चेंज कर दी, अब आपने उसकी एक्सटेंशन करनी है। आपके पास स्पेस भी वहां पर है क्योंकि इर्द गिर्द कॉलोनीज बन गई हैं, रिहायशी घर बन गए हैं, आप उनको भी नहीं गिराएंगे। अच्छा, अब क्या किया जा रहा है? अब ये किया जा रहा है कि रनवे पर जो इस वक्त कैपेसिटी है जहाज़ों की वो 7 है कि आपके बैक वक्त 7 तैयारे वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि इस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और ये 7 से बढ़ाकर 31 तक की जाएगी। सही। और इसका जो नया डिज़ाइन जो अभी सामने आया है, इब्तदाई डिज़ाइन, हो सकता है इसमें बाद में मज़ीद तब्दीलियाँ आएँ। अब इस डिज़ाइन के मुताबिक एक तो ये स्पेन की कंपनी है उसको दिया जा रहा है, वो उसने डिज़ाइन तैयार किया और डिज़ाइन में जो है एक चीज़ ऐड की गई है। जब आप इसको एरियल व्यू इसका देखेंगे, बल्कि फ्रंट की तस्वीर भी छपी है, तो ये पाकिस्तान का जो कौमी फूल है चंबेली, ये उसके 4 कोने जो है ना वो लिए गए हैं, उसको जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया क्योंकि अस्मानवी कंपनी ने ये पूछा था इनसे कि आपके नेशनल चीज़ें क्या क्या हैं, तो उन्होंने एक चीज़ को पिक करके और उसको इस डिज़ाइन में लाया और ये डिज़ाइन मॉडर्न और जो मुगल आर्किटेक्चर है उसका मिक्सचर होगा। अब जब इसको एक्सटेंड किया जाएगा और इसके साथ पार्किंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, अब देखिए तैयारे कहा जा रहा है कि ऐसे ही खड़े हो सकते। लाहौर एयरपोर्ट से आप जब अंदर दाखिल हो रहे होते हैं ना तो उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे आपको पार्किंग की गाड़ियां, मोटरसाइकिल सब कुछ नजर आता है। वहां पर उस पार्किंग को तब्दील किया जा रहा है। एक तो उसके 2 बेसमेंट बनाए जा रहे हैं, इस मनसूबे के तहत 2 बेसमेंट बनाए जाएंगे, 3 लेवल्स किए जाएंगे और जब ये किया जाएगा तो डेफिनेटली जो गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी है वो 4500 मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा। वो जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 4500 मजीद गाड़ियां वहां पर होंगी। इसी तरह आने जाने के लिए जो रास्ते हैं उसको 6 लेन किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर और जो अंदर बैठने की कैपेसिटी है उसको भी ये एनहांस कर रहे हैं। अब इस सारे प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? आपके लाहौर एयरपोर्ट के पास अब कैपेसिटी नहीं है, गुंजाइश नहीं है क्योंकि पैसेंजर्स बढ़ गए हैं, आपकी प्लेन्स जो प्लेन है उनकी आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपका नाम जो है ना वो बिल्कुल और फिर लाहौर शहर का एक इमेज है और आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो एयरपोर्ट देता है, तो अगर आप उसको अपग्रेड या अपडेट नहीं करेंगे तो किस तरह से चलेगा? 1960 में PIA के पास जो है वो 40 तैयारे थे और अब इस वक्त जो है वो 17 तैयारे हैं।
तो मतलब तैयारों की आप देखें सूरत हाल, अगर आप लाहौर एयरपोर्ट पर हैंगर नहीं है जहाँ पर जहाज़ को पार्क किया जाता है, आप बाहर की पार्किंग को देख रहे हैं, जब जहाज़ ख़राब हो जाता है तो 6-6 महीने लाहौर एयरपोर्ट पर वो खड़ा रहता है और उसकी जो हालत होती है जहाज़ की वो ख़राब होता है। इस गर्म धूप में उसकी हालत ख़राब होती है और आप उसको इतनी सख्त धूप में ना उसकी मरम्मत कर सकते हैं और ना उसका वहाँ पर टायर उतारने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। सब जो है वो कराची में जाकर आपको टायर चेंज करना होता है, इंजन ठीक करवाना है तो वो कराची में, वो MQM ने सारा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पे ये सहूलत बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अच्छा, ये तो आपने मतलब वर्कशॉप की बात की, जो आप तैयारों की तरफ चले जाएं तो वो एक और दूसरी चीज़ जो है वो अलग से चीज़ जो है वो डिस्कस है। लेकिन ये सब इश्यूज इसलिए हैं कि आपने ओरिजिनल डिजाइन को चेंज किया। देखिए जब आप क्या इस मंसूबे में जो जुनेद ने पहले पॉइंट उठाया था कि रनवे जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि बयाक पर कम से कम 2 जहाज जो है वो लैंड कर सके, क्या इसके अंदर नहीं? अभी खबर में तो अभी उसका जिक्र मौजूद नहीं है। हो सकता है कि वो उनके प्लानिंग में हो, जब एक दफा एक्सटेंशन हो रही है बार बार तो एक्सटेंशन नहीं करेंगे ना, तो एक्सटेंशन में वो इस चीज को मद्देनजर रखेंगे। अभी मजीद डिटेल सामने आएंगी। अभी तो वो चीजें जो सिविल एविएशन के साथ इजलास हुआ और उस इजलास से चीजें बाहर आई जो वहां पर डिस्कस हुआ, मजीद आएंगी कि क्या क्या चीजें इसमें मजीद ऐड की जा रही हैं। बुनियादी तौर पर हदफ ये है कि लाहौर एयरपोर्ट पर जो प्रेशर बढ़ा है उसको किस तरह से आपने एडजस्ट करना है और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना। लेकिन आपने 2 साल का टाइम दे दिया, 2018। इसका मतलब कि आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शंस हों, उसके बाद जो गवर्नमेंट होगी मंसूबा तो मंजूर हो गया। देखें लाहौर के अंदर 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मेट्रो ट्रेन है, चाहे वो महमूद भुट्टे की तरफ नया बाईपास है, चाहे वो क्या कहते हैं ये लाहौर एयरपोर्ट के मंसूबे का ऐलान है, ये 2018 तक इसको मुकम्मल कराएंगे क्योंकि उसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ेंगे। आबादी बनने से बहुत नुकसान हुआ है। एस्क्री 10 ले लें या गैरिजन शादी हाल ले लें और गुलगश्त कॉलोनी और नादराबाद, ये चारों इर्द गिर्द जो 4 सोसाइटीज़ हैं, ये चारों कोनों पर आप छत पर खड़े होकर पत्थर भी मार सकते हैं जहाज़ को। मतलब ये सूरत हाल है, आप किस तरीके से इसको तोसी करेंगे और रनवे। अच्छा जुनैद, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि उनकी प्लानिंग किस तरह, उसकी मनसूबाबंदी क्या की जाती है। हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर इमरान यूनिस की खबर है। 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया और इस दफ़ा टारगेट 16,94,000 बच्चों को रखा गया है जिन्हें पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाए जाएंगे। जी जुनैद, आपकी तरफ आएंगे। 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया, ज़रूरी है ये बार बार कैंपेन्स का इनेकाद करना? जी यकीनन इस हवाले से अवेयरनेस की भी ज़रूरत है अवाम में, ताकि वो अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनको जो है ये कतरे पिलाएँ। और मजदूरी जो है वो मतलब जिस घर में मजदूरी है किसी को, तो उनको ही पता है कि वो किस तरीके से जो है वो इन हालात से गुजर रहे हैं। तो वो इस हवाले से भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि आप पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा कि उनके जहनों में ये है कि ये अगर कतरे पीने से जो है वो पैदाइश रुक जाती है बच्चों की, तो इस तरह की जो है वो लोगों की जहनियत है। तो इस हवाले से इन तमाम मिथ्स को ख़त्म करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो अपने इस मकसद में, अपने इस एम में कामयाब भी हो रही है और बहुत हद तक इसको फॉलो अप रख के बार बार कैंपेन्स का इनेकाद भी किया जाता है। अकमल सोमरू और जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे अना यूसुफ से और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में एक मरतबा फिर से। और नाज़रीन, कौम 51वां यौम दिफा मिली जोश जज्बे के साथ मना रही है और ये 51 साल हमेशा हर साल 6 सितंबर का दिन याद रखा जाता है। 65 की जंग याद रखी जाती है और वो इसलिए याद रखी जाती है कि इस दिन पर जो जांबाजों ने कुर्बानी दी, जो हमारे जवानों ने कुर्बानी दी और जिस तरह डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को नाको चने चबवाए, वो एक वाक़या ऐसा है जो हमेशा रहती दुनिया तक, जब तक पाकिस्तान है, जब तक ये दुनिया है, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि वो कुर्बानी हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि ये आज़ादी और ये मुल्क हमें कितना प्यारा है और हमारे जवान, हमारी आर्मी जो मौजूद है हमारी हिफाजत के लिए, वो हमेशा इसी तरह से डटी रहेगी। आज हम बात करेंगे सितंबर 1965 की वॉर की और हमारे साथ स्टूडियो में उसी वॉर के एक गाजी मौजूद हैं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया और उस वक्त नए ये PMA से पास आउट हुए और एज सेकेंड लेफ्टिनेंट इन्होंने जाकर ज्वाइन किया। और एजाज़ की बात ये भी इनके लिए कि राजा अजीज़ भट्टी की यूनिट इनकी यूनिट थी और यहीं पर लाहौर में उन्होंने सर्व किया। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज साहब। उनसे अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सल्यूट है आपको पूरी कौम की तरफ से कि जिस तरह से आपने उस जंग के दौरान जिस तरह से अज़्म व जज्बे का इजहार किया। आपको आज भी वो दिन, वो सारी
जो जदोजहद थी वो सारी कुर्बानियाँ याद होंगी? बिल्कुल याद है, नहीं बिल्कुल नहीं भूली। और याद है कि मेरे वाला साहब भी फ़ौज में आर्मी ऑफिसर थे, तो हमने जब ज्वाइन करना था तो खैबर मेल से ज्वाइन करना था। तो मेरे वाले साहब को खुद फ़ौजी अफसर थे, तो उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं जाएगा सीएफ करने के लिए, खातून में से सिर्फ मर्द हज़रात जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे इलाके के लोग, मेरे गांव के, वो वहाँ पहुँच गए और नारे लगा रहे थे सारे, और जंग जारी थी। यानी कि रेलवे स्टेशन पर उस ज़माने में दुनिया अपने इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ों के अटैक भी होते, तो ये स्पिरिट थी कि उस स्पिरिट से हम जा रहे थे और मैं भी वहाँ जा रहा था। फिर यूनिट में पहुँचे मैं, तो जब मैं यूनिट में पहुँचा तो 2 दिन पहले राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर शहीद हो चुके हैं। यानी कि 12 तारीख उस तारीख को सुबह के शायद मैं 14 शाम को वहाँ पहुँचा उस यूनिट के अंदर। जाते साथ ही फिर मैं यूनिट के ज्वाइन कर ली मैंने, और वहाँ पर भी मेरी कंपनी लगी। राजा अजीज़ भट्टी साहब की जो कंपनी थी वो दाईं तरफ बरकी पुल के ऊपर थी इंक्लूडेड, और हमारी कंपनी जो बी कंपनी थी, कैप्टन अब्दुल अजीज रांगड़ साहब उसके ओसी थे, उनके साथ मैं प्लेटून कमांडर था, नंबर 6 प्लेटून कमांडर ने मुझे अपॉइंट किया। तो वहाँ एक प्लेटून हमारी जो थी वो नहर के पार थी, तो मुझे फिर उसी दिन अगले दिन वहाँ उस प्लेटून का कमांडर बना के उन्होंने कहा कि आप जाएँ आगे, क्योंकि वो सुल्तान थे, तो उन्होंने कहा कि ऑफिसर का होना ज़रूरी है। तो मैं फिर वो नहर के पार उस एक प्लेटून को 25 एक आदमी थे वो, तो हम वो वायद पूरे ब्रिगेड फ्रंट में एक ही प्लेटून थी जो नहर के पार थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 15 तारीख को मैं फिर उस प्लेटून का कमांडर रहा जब तक सीज़ फायर नहीं हुई, जब तक जंग जो है वो चलती। तो लेकिन जैसे आपने फरमाया है, मेरे ख्याल में हमें 65 की जंग की जो वजूहत हैं कि क्यों लड़ी गई, वो बड़ी ज़रूरी हैं, वो हमें पता करना चाहिए। वो ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि क्यों ये किस तरह से आगाज़ हुआ था। इसके साथ ही हमारे साथ एक अनफिनिश्ड एजेंडा 1947 पार्टीशन का छोड़ दिया गया कि पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब तकसीम हुई तो उसके अंदर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटेरियन वो पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन रियासतों के मतलब एक फ़ैसला गलत किया गया कि जो भी फ़ैसले हैं वो उनके नवाबीन या महाराजा जो रूलर्स हैं वो करेंगे। और ये एक जानबूझ के अंग्रेज़ों ने और कांग्रेस के मिली भगत से उन्होंने ये रखा, क्योंकि उनको पता था कि कश्मीर हमारी शहर है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमेशा कश्मीर को अपनी शहर कहा करते थे कि उसका चूँकि महाराजा जो है वो हिंदू था, तो उनका ख्याल था कि जब रियासत के फरमारवा फैसला करेंगे तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, आपको याद होगा 85% मुस्लिम्स थे जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर उसके साथ जो एक और नुकसान किया गया वो कि रटक्लिफ अवार्ड जो दिया गया 100% पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया गया, और वो भी अंग्रेज़ों की लॉर्ड माउंटबेटन की मिली भगत से और हिंदुओं की मिली भगत से हुआ। क्योंकि अगर आपको याद होगा गुरदासपुर का ज़िला जो है उसकी 52% मुस्लिम आबादी थी, और उस सारा फैसला ये था कि जो भी ज़िले जिनकी मुस्लिम आबादी होगी वो पूरे का पूरा ज़िला जो है वो पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ पर गुरदासपुर के अंदर बेईमानी की गई कि गुरदासपुर ज़िले को तहसीलों लेवल पर तकसीम किया गया कि जी तहसीलों के जो आबादी वो देखी जाएगी, विद द रिज़ल्ट कि शकरगढ़ पाकिस्तान को दे दिया गया और गुरदासपुर की तहसील ये रेड क्लिफ ने, और इसके ऊपर अभी तारीख लिखी जा चुकी है, रेड क्लिफ ने बाद में कभी पाकिस्तान आया नहीं, और अभी इसमें हकीकत बयान की जा सके कितनी साजिश के तहत उन्होंने गुरदासपुर का, ताकि जो एंट्री इनटू कश्मीर थी वो इंडिया के साथ, अगर गुरदासपुर हमें मिल जाता तो फिर तो कश्मीर का रास्ता ही बंद हो जाता जम्मू। अब ये जब हुई तो उसके बाद जब फैसला गलत हुआ और महाराजा ने हमें, क्योंकि सारे रास्ते जितने थे वो पाकिस्तान में खुलते थे, जम्मू का मेन रास्ता था वाया पीर पंजाल रेंज जम्मू में, और ट्रेन से भी वहाँ जम्मू तक आती थी, और दूसरा रास्ता जो है मरी कोहाला का रास्ता था, तो वो सारे के सारे रास्ते पाकिस्तान में आते थे। हमारा डाक का निज़ाम, टेलीग्राफ का निज़ाम, सारे का सारा पाकिस्तान के जो अभी इलाके हैं उनसे मुंसलिक था, इंडिया की तरफ कोई नहीं जाता था। तो महाराजा ने आलमोस्ट एग्री किया कि ठीक है जी मैं इल्हाक कर दूँगा, लेकिन फिर वो एक साजिश की गई और विले भाई पटेल ने इसमें बड़ा गंदा रोल प्ले किया, और शेख अब्दुल्ला जो पहले एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे उनको साथ मिलाया उन्होंने, उनको मिला के अल्टीमेटली जो फैसला है वो फिर इंडियन अब वो चूँकि 48 फिर लड़ाई शुरू होगी कश्मीर की, और पेशतर के हमारी अफवाज को हुक्म दिया गया कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। मेरी यूनिट यही 17 पंजाब जो अभी 65 वार में थी, इन्होंने चुंज ऑपरेशन किया था, और हमारे ब्रिगेडियर नौशरवाह कमांडिंग अफसर थे, उनको वर्दी पहनने का आर्डर नहीं था। हमारी यूनिट वो मलेशिया की सलवार कमीज़ में और सफ़ेद टोपी पहन के तो कश्मीर के अंदर वो जंग करते रहे हैं, और इंडियन आर्मी को इजाज़त दी गई, और इंडियन आर्मी जहाज़ों के ज़रिए रॉयल एयर फोर्स के जितने भी जहाज़ थे वो सारे इंडिया में थे। तो लॉर्ड माउंट, ये 48 से चली आ रही थी और 65 में आके इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड माउंटबेटन ने वो जहाज़ों के साथ एक पूरा प्लान बनाया और पहले जाके वहाँ
श्रीनगर एयरपोर्ट को कब्जा कर लिया और इससे फिर बुनियाद शुरू हुई और यही फिर लड़ाई चलती रही। अब कमिंग ऑन टू 65 वार, तो ये चूँकि झंडा नहीं होता, 1962 की अगर आपको याद होगा इंडो चाइना वार हुई थी हिंदुस्तान की, उस वक्त हमारे लिए बड़ा एक सुनहरी मौका था कि हम कश्मीर का मसला हल कर लेते और ख्याल भी था शायद चाइना भी हमारी मदद करता, लेकिन अमेरिकन ने फिर हमें दगा दिया, फिर धोखा दिया। और मुझे ये टीवी पे कहते हुए कोई शर्मनाक बात नहीं कि हमेशा अमेरिकन ने हमारे साथ धोखा किया है। और उन्होंने उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब को कहा कि जनाब आप ऐसा करें, अभी फ़िलहाल आप कुछ ना कहें इंडिया को, हम आपका कश्मीर का मसला बाहर में हल कर देंगे। उसका सबूत ये है कि अगर आपको याद होगा कि जनवरी में, शायद आप तो बच्ची थी, शायद पैदा भी नहीं होंगी, लेकिन मुझे याद है मैं उस पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में था, तो 1964 की फरवरी मार्च के अंदर शेख अब्दुल्ला जो जेल में थे उसको नेहरू ने रिलीज़ किया, क्योंकि अयूब खान साहब ने फिर कहा कि जी चाइना वार ख़त्म होगी, अभी आप अपना वादा पूरा करें। उन्होंने फिर शेख अब्दुल्ला को भेजा और शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान आए, उनको बड़ी रिसेप्शन मिली मुजफ्फराबाद में, रावलपिंडी में। फील्ड मार्शल अयूब खान साहब से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि 27 मई 1964 को, एक बदकिस्मत दिन था हमारे लिए और शायद इंडिया के लिए खुशकिस्मत कि नेहरू मर गया। अब नेहरू जो फौत हुआ तो शेख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने फ़ौरन मैसेज दिया कि मैंने वापस जाना है, क्योंकि वो बड़े परेशान थे और बल्कि फील्ड मार्शल साहब की उनकी मीटिंग तय थी, कुतुल्लाह शहाब ने भी फरमाया कि उनकी मीटिंग तय थी, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया, नहीं रश्ड बैक टू दिल्ली कि मैंने अटेंड करनी है। अच्छा। लेकिन लेकिन जब वो दफनीन वगैरह हो गया, उनका जो किया कर्म होता हो गया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री मिले तो शेख अब्दुल्ला ने कहा जी मुझे तो कमिटमेंट दी थी, नेहरू साहब ने खुद जेल से निकाल के भेजा था कि हमने मसला कश्मीर को हल करना है। तो उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस डट गया जैसे हिंदू की अयारी है। ठीक 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 ठीक। और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नथिंग इज इन राइटिंग, कुछ राइटिंग पे नहीं है और हम सारी इसको आपको बैकआउट करते हैं, हम इसको कोई सपोर्ट। उन्होंने बैकआउट किया और उसके बाद आगे का सिनेरियो क्या रहा ये भी आपसे सुनेंगे, लेकिन मुझे उससे पहले नाज़रीन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। शहबाज साहब, उसके बाद 64 का जो आपने 64 तक तमाम सिनेरियो बयान किया, उसके बाद जो वॉर किस तरह उसके मैं वार थोड़ा कनेक्ट अप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब वो चले गए तो वो इंडियन ने फिर रन ऑफ कच्छ का मार्का हुआ, इसीलिए क्योंकि जो हिंदू जब अयारी पे आ गए तो रन ऑफ कच्छ के अंदर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, तो हमने वहाँ पर उनको शिकस्त दी कंजर कोट के अंदर, तो फिर उन्होंने सीज़ फायर कर दिया। अब उस वक्त एक बयान दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने कि हम विल चूज अराउंड प्लेस ऑफ चूजिंग नेक्स्ट टाइम, उसके अंदर उन्होंने फिर चूज़ किया ये 65 वार। कश्मीर में पहले सिलसिला हुआ, मुजाहिदीन जब खड़े हुए तो उसके अंदर फिर उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन की क्लियरली। अब ये हुआ ये कि इतला तो मिल चुकी हुई थी, लेकिन हमारी यूनिट को ऑर्डर्स मिले 4 तारीख को रखी वगैरह की और 5 और 6 की रात को ऑर्डर्स मिल गए कि आप जाके अपनी दिफाई पोजीशन इख्तियार कर लें। तो शफकत बलोच साहब हमारी यूनिट के जो थे, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल के टाइम मरहूम खुदा जन्नत नसीब करें उनको, वो फिर पहले गए सीधे जाके कंपनी उनके एडवांस पोजीशन हुडारा पे उन्होंने पोजीशन इख्तियार की और 6 सितंबर अभी वो पोजीशनें बना ही रहे थे कि इन्होंने अचानक हमला कर दिया। और अचानक इतना हमला था कि पीछे उनको बताना पड़ा तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि अचानक कैसे हमला आ गया, लेकिन तोपखाने का फायर था तो उसके अंदर उन्होंने फिर जल्दी से उनको लगाया। अब उसके पूरे डिवीजन का अटैक था, मेन अटैक तो वाघा सेक्टर में था, सेकेंडरी अटैक 2 आर्मर रेजिमेंट्स के साथ एक इन्फेंट्री डिवीजन जो था उनका पूरा, और वो अटैक कर रहा था इसके ऊपर। जो ही वो डियारा ड्रेन के नज़दीक पहुँचे तो हमारे लोग बड़े वेल ट्रेंड थे। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जो कमांडिंग है उनकी 21 साल सर्विस थी, पहले जैसे सर JCO साहबान, शफकत बलोच साहब की 15 साल सर्विस थी, मेजर थे, राजा अजीज़ भट्टी सोर्ड ऑफ ऑनर और बड़े काबल अफसर थे, और उनकी 16 साल कनाडा में स्टाफ कोर्स रखे, तो बड़ी एक मंजी हुई यूनिट थी JCO साहबान। तो उन्होंने अरकालिस राइफल से पहले बंदे को हवलदार मुंसफ को कहा, वो नायक था, उसने फायर किया तो पहला टैंक हिट कर दिया। और खुशकिस्मती हमारी कि नायक गुलाम अहमद जिसको तमगा जुर्रत मिला और दूसरे को मिला, वो बाद में ऑनरी कैप्टन होकर उन्होंने दूसरा फायर किया तो दूसरे टैंक को गिरा दिया। अब जो दोनों टैंक हिंट हो गए तो इंडियंस घबरा गए, उन्होंने कहा यार ये समझा कि उस ज़माने में एक ब्रॉड फ्रंट का साइकिल चलाया कर, वो समझे कि शायद उडारा के ऊपर पाकिस्तानियों ने डिफेंस लगाया हुआ है, मेन डिफेंस, वो पीछे वो रुक गए उसके बाद। और जो शफकत बलोच साहब को 2 घंटे का टाइम दिया गया था तो शफकत बलोच साहब 2 बजे तक इन्होंने फिर अपना जो है डिले किया दुश्मन को, और उसके ऊपर फिर ऑर्डर्स मिले उनको कि 2 बजे आप, क्योंकि पीछे जो बरकी ब्रिज था उसको भी डिस्ट्रॉय करना था, उनके पास गाड़ियाँ बना थी कि आप वापस के, फिर 2 बजे वहाँ तक वो वहाँ से निकले और दुश्मन को वहाँ तक रोके रखा।
पर ये जो उनकी जो कंपनी थी वो मेरी यानी कि उधर से उन्होंने विड्रॉ किया बरकी ब्रिज के ऊपर। जो ही वो बरकी ब्रिज क्रॉस किया तो शाम को फिर बरकी का जो पुल था। अब जो राजा अजीज़ भट्टी साहब हैं उनका जो रोल है, नॉर्मली लोग ये समझते हैं जी वो टैंक का गोला लगा और शहीद हो गए, ये बात नहीं है। 6 तारीख शाम से लेकर 12 तारीख यानी कि तकरीबन 5 रातें या 6 दिन वो उन्होंने दुश्मन के पूरे इन्फेंट्री डिवीजन के कई अटैक को रोके रखा और जो दफाई पोजीशन इख्तियार की वो भी उन्होंने इंसिस्ट करके, और वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि जी, हमला और उन्होंने इंसिस्ट करके दफाई पोजीशन इख्तियार की BRB से आगे, वरना हमारा मेन दफाई पोजीशन BRB के ऊपर था, मम्बाला रावी BRB कैनाल के ऊपर। उन्होंने अपनी जो कंपनी थी उसको आगे डिप्लॉय किया और ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान जो उनके साथ सेकंड लेफ्टिनेंट थे कंपनी ऑफिसर, उनको फिर प्लटून की कमांड दी। वो एक अमरूदों का बाग था बरकी ब्रिज से बने, वहाँ पर ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान जो थे वो बाद में ब्रिगेडियर बन गए, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, मुझसे सीनियर थे वो, उनकी प्लटून थी। और राजा अजीज़ भट्टी साहब, अगर आप वो दिखा सकें, एक मैंने आपको बरकी ब्रिज का जगह बताई थी, पूरे गांव से आगे एक चुबारा था और चुबारे के ऊपर राजा अजीज़ भट्टी साहब ने अपना कंपनी हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया। सर ये आप गालिबन इसकी बात कर रहे हैं, ये जो दिखाया जा रहा है, जो पिक्चर नहीं, इससे ये नहीं, इससे एक बाद में मैंने अभी भेजी है, मुझे एक्चुअल मिल नहीं रहा था, अभी भेजा है मैंने, अगर वो दिखा सकें तो। बहरहाल मैं आपको ज़बानी पर, तो बरकी गांव के बिल्कुल सामने एक चुबारा था और कभी ऐसे होता नहीं कि प्लटूनें आगे होती हैं तो जो कंपनी कमांडर होते हैं वो पीछे होते हैं कंपनी हेडक्वार्टर में, लेकिन वो इन लाइन में थे और सबसे ऊंची जगह के ऊपर जहाँ से वो कहते थे कि मैं दूर तक देख सकूँ दुश्मन को आता हुआ। और वहाँ से अटली, तो कैप्टन अनवर थे अटली के जो उनके साथ ऑब्जर्वर थे, उनके तो 2-4 आदमी थे, 2 आदमी 3 आदमी इनके थे, ये 6-7 आदमी उस चुबारे के अंदर थे, बाकी इनका कंपनी हेडक्वार्टर पीछे था। एक प्लटून जो ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान सेकंड लेफ्टिनेंट रहमान, उनकी प्लटून अमरूदों के बाग में राइट साइड पे थी, एक प्लटून उनकी पीछे लेफ्ट थी बरकी में और एक पीछे BRB के ऊपर थी। 3 प्लटूनें होती हैं। और ये राजा अजीज़ भट्टी साहब फिर वो उसी चुबारे से लड़ते रहे और उसी चुबारे के अंदर से उन्होंने फायर गिराया और ये 5 रातें मुसलसल दुश्मन को उन्होंने एट बे रखा। और एक और बड़ी हैरानकुन बात है कि इसी चुबारे के ऊपर जब दुश्मन को पता चला तो वो आर्टिलरी के फायर से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, डायरेक्ट टैंक के उन्होंने फिर एयर स्ट्राइक मंगवाई और राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर उस वक्त उस चुबारे में हाजिर थे जब उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की और नीचे छुप गए और अल्लाह के फलो करम से वो 1-2 बंदे ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह के फलो करम की बचत होगी। तो ये जो उनका दिफाई पोजीशन है, 7 तारीख की सुबह यानी 6 के राम को तो आए, 7 तारीख से लेके 7, 8, 9, 10 और 11 की रात को फिर उनको ऑर्डर्स मिले कि भी आप विड्रॉ करें। पहले भी उनको ऑर्डर मिल गया, उन्होंने कहा नहीं जी मैं अभी दुश्मन को अभी रोक सकता हूँ। तो उन्होंने फिर 10-11 की जब ज़बरदस्ती उनको ऑर्डर्स दिए गए हायर हेडक्वार्टर से, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से भी, PCO ने भी कहा, तो वो फिर 10-11 की रात जब वो उस पुल, अगर आपने ड्रामा देखा हो जो राजा अजीज़ भट्टी का, वो बिल्कुल सही ड्रामा है, उसके डिपेक्ट किया। जब वो इधर वापस पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने बाकी अफसरों का, ब्रिगेडियर रहमान जो प्लटून भी आप अपनी प्लटून लेके चलें, जब सब जवानों को पीछे भेजा तो फिर जब रियलाइज़ किया कुछ हमारे ज़ख्मी रह गए हुए थे, वो फिर किश्ती में दोबारा वापस गए, भाई हमने ज़ख्मियों को नहीं छोड़ना। वो फिर ज़ख्मियों को किश्ती में बैठ के गए और जब वहाँ पहुँचे तो 10-12 आदमी इनके पास थे, तो वहाँ दुश्मन BRB के उस किनारे पे पहुँच चुका हुआ था दूसरे पार, वहाँ दूर दूर 10-11 की रात को लड़ाई हुई। इन्होंने फिर अपने जवानों, 8-10 जवान होंगे, ज़्यादा 10-12 थे, उनके साथ लेके उनको काउंटर अटैक किया, वहाँ से अपने ज़ख्मियों को उठाया और फिर आके ला के उसके अंदर किश्ती में डाला। और उस लड़ाई के दौरान जहाँ फायरिंग उन पर हो रही थी, तोफाने का फायर भी था, बाकी मशीन गन का फायर था और उसके अंदर हमारे कुछ लोग शहीद भी हो गए। तो एक की लाश तो ला सके, दूसरे नहीं लाए, वो बाद में हमने ली, लेकिन कोशिश की कि जितने भी ज़ख्मी थे सबको वो लेकर आए। और ये जो एक्शन है उनका 7 तारीख से ले के 10-11 की रात तक, वो एक्शन था जिसके लिए उनको निशान हैदर दिया गया। और स्पेशली 10-11 की रात को तो दूबदू लड़ाई की उन्होंने, यानी कि बैनर फाइटिंग तक की राजा अजीज़ भट्टी साहब ने अपने 10-12 जवानों के साथ। और फिर जब लेके वापस आए तो फिर कर्नल साहब ने उनको ज़बरदस्ती ऑर्डर दिया कि अब आप बटालियन हेडक्वार्टर। आई थिंक उस वक्त ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब अचानक हमला हो तो पीछे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया था कि आप अपनी, तो वो चाह रहे थे कि जितना भी, क्योंकि ये डिवीजन का अटैक था तो उनका मतलब था कि ऑब्स्टिकल तो आगे BRB उनका चाहे जितने से मैं उनको कर सकूँ बेहतर है। फिर कर्नल साहब ने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं भी आप रात को बटालियन हेडक्वार्टर में आकर रेस्ट करें, 5 रातों से आप जाग रहे हैं। फिर राजा अजीज़ भट्टी साहब रात को आए और रेस्ट किया उन्होंने, फिर जाके नहाए धोए, फिर उनको नई वर्दी दी उन्होंने। अगले दिन 12 तारीख को सुबह फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं आप वापस जाता हूँ। जो ही वापस पहुँचे वो, तो वहाँ पर टैंकों का फिर हमला आ गया
अभी वहाँ पर BRB के क्रॉस बर्की के साइड पे हमारी पूरी कंपनी अल्फा कंपनी विड्रॉ कर चुकी थी। मेरी जो बी कंपनी थी उनकी एक प्लेटून लेफ्ट साइड पे पदरी जो गांव है उसके साथ थी, लेकिन यहाँ हमारी कोई नहीं थी और दुश्मन बिल्कुल करीब आके बर्की ब्रिज तक पहुंच चुका हुआ। बिल्कुल सही। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको जी मैं जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लूं पहले मैं ये मुकम्मल ना कर लूं? जी जरूर। मैं इस चाह रहा था कि ये जो उनका एक्शन था 10 और फिर 12 तारीख जब सुबह आए फिर मैं आपको उनकी शहादत के मुताबिक बताऊंगा। ठीक, डन हो गया सर। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो ये तमाम वाक़े सुनेंगे जिसको सुनकर ये रियलाइज़ होता है कि किस तरह मेहनत और किस तरह कुर्बानियों के साथ, किस तरह बहादुरी के साथ इस जंग को जीता गया और उसके बाद पाकिस्तान का जो एक मकाम बना वो आज तक कायम है और वो हमेशा कायम रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से आपको गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शहबाज साहब से बात कर रहे हैं और हमें 65 की वॉर सिनेरियो जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हुई थी, तो वहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कर्नल साहब उसके बाद फिर जब वो दोबारा 12 तारीख को राय भट्टी साहब तशरीफ लाए तो इंडियन ने फिर टैंक से दोबारा अटैक किया बर्की के ऊपर। वो फ़ौरन उठे और उन्होंने कहा मैं खुद एंगेज करता हूँ। नज़र नहीं आ रहा था नीचे से, अगर जाए शहादत पे अगर आप गए हों और आपने दिखाई हो वहाँ तो वो नीचे थी बहुत, तो ये फिर ऊपर चढ़ के गए। तो हमारे एक जेसीओ थे, उन्होंने कहा भी कि जब स्पॉटर लगाते उन्होंने कहा सर नीचे हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं बस ये मैंने फायर इफेक्ट करा के तो नीचे आता हूँ, बस ये बात की। तो टैंक का गोला लगा तो शहीद हो गए। मैं उनके आने के 2 दिन, उनकी शहादत के 2 दिन बाद मैं पहुँचा वहाँ। तो वहाँ फिर वो हमारा जो था, मेरी जो सेक्टर थी वो शुमाल की तरफ था, वहाँ प्लेटून थी एक हमारी क्रॉस। तो मुझे फिर जाते साथ ही कर्नल साहब ने कहा, क्योंकि वो जेसीओ थे, उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ। तो जब सीज़ फायर हुआ 14 तारीख से 15 तारीख से लेके 23 सितंबर तक, तो मैं फिर प्लेटून कमांडर था और पूरे ब्रिगेड वो एक वाहिद प्लेटून थी जो नहर के पार थी। ये कोरिया विलेज वहाँ पर है। तो फिर सीज़ फायर हुआ तो हमने वहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटरी थी, उसके ऊपर मैंने डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार की। प्लेटून के 25 एक आदमी थे मेरे साथ। तो वो सीज़ फायर तक हम वही रहे और वही एरिया था जहाँ पर दुश्मन पर लड़ाई के बाद भी वहाँ कब्जा करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमने कोई इजाज़त नहीं थी। और फिर UN ने कब्जा किया। हमने कहा कि ये प्लेटून वो फिर हमारा एक एरिया था जो हम BRB के अक्रॉस भी थे। ये कोरिया गांव है, उसके शुमाल की तरफ एक कोहाला डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसके साथ मेरी प्लेटून थी। हम 25 एक आदमी थे तो मैं वहाँ रहा। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वो समझने की कि वो स्पिरिट क्या थी। अब स्पिरिट ये है कि ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था और इसी के अंदर हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी जो अगर हम हयात मुबारका को देखें 40-13-10 का मैं इसको फार्मूला बताता हूँ कि 40 साल ज़िंदगी थी उनकी जिसको एक नमूने के तौर पे था। फिर 13 साल की जदोजहद थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आखिरी 10 साल जो हैं वो मदीना शरीफ में उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की। अब हम सब मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले अपना किरदार लीडर का ठीक होना चाहिए। जंग खंदक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खंदक में थे तो किसी सहाबा ने कहा कि मैंने एक पेड़ पे बांधा हुआ पत्थर, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ उठाया और कहा मैंने 2 बांधे हुए। दिस इज़ लीडरशिप। और यही अगर आप देखें कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने जब ये तकरीर की कि पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिलों की धड़कन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से धड़कता है, वो उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें जो हैं उनको खामोश नहीं कर दिया जाएगा। और ये उस 10 करोड़ उन्होंने कहा था ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ। और इस एक तकरीर जो सिर्फ 3.5 मिनट की तकरीर थी उसने इतना बलबला जोश डाला कि हमारे जो अवाम थी वो हमारे साथ खड़ी होगी। फ़ौज कभी अकेले जंग नहीं लड़ा करती। फ़ौज और अवाम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे जंगें कभी जीती नहीं जा सकती। और 65 की लड़ाई का सबसे बड़ा लेसन ये है, और आपको यकीन होगा ड्रामे भी उन्होंने स्क्रीन दिखाया कि हम तो खैर आगे थे मोर्चों पे, कि लाहौर के लोग कफन पे सर पे बांध के हाकियाँ लेके और वो पहुँच गए हमारी यूनिट में, हमने लड़ना है, शहीद होना है। फिर उनको समझाया गया कि बेटे ऐसी बात नहीं। एक और मैं आपको मिसाल दूँ, शफकत बलोच साहब हमारे जो उडियारा ड्रेन पे थे, तो एक खातून कराची के रहने वाली थी, उर्दू स्पीकिंग थी, मुहाजिर थी, और उनके खामन जो है वो 1947 के फसादात में शहीद हो गए, बेवा थी। तो उन्होंने एक हार भेजा, खुद स्कूल टीचर थी, कि शफकत बलोच साहब को कि ये हार मेरी सास ने मुझे तोहफे पे तौर पे दिया था जब मेरी शादी हुई थी, और मैंने ये रखा हुआ था अपनी बहू के लिए कि मैं उसको दूंगी। लेकिन मैंने बड़ा सोचा है, मैंने कहा कि इस मेरी बहू से ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं कि आप हमारे मुजाहिद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया। अब ये देखें ना, याद रखें कि 1965 में वो लोग अभी ज़िंदा थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था और वो अभी जिंदा जावेद थे, उनको हिंदुओं की यारी का पता था। इन खातून ने वो सोने का हार भेजा और बड़ी मुश्किल से, उस ज़माने में टेलीफोन तो रब्ता नहीं हो सकता था, बड़ी मुश्किल से उनको दोबारा वो हार वापस भेजा गया और उनको ये कहा गया कि चलो हमारी तरफ से आप अपनी बहू को तोहफा दे दें। वो लेने के लिए तैयार नहीं थी, खत के ज़रिए दोबारा भेजा गया उनको वापस।
उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये सेक्रीफाइस जो है मैं चाहती हूँ आप मुजाहिद हैं। अब ये स्पिरिट थी 65 वार का जो जज्बा था उसने फौज के मोराल को भी बढ़ाया। हर रोज ही देगें पकी हुई आ रही हैं, बिरयानी पक के आ रही है पीछे। हम तो खैर आगे नहर पे थे, जो पीछे जवान थे उनके पास वो आगे रोज पका के छोड़ जाते थे। तोहफे इतने आते थे कि आप यकीन नहीं कर सकते। और फिर ये जो खातून ने जो सोने का जेवर, ये अक्टूबर नवंबर की बात, लड़ाई के बाद उन्होंने भेजा और बड़ी मुश्किल से उनको कराची में ये वापस किया गया पार्सल के साथ। वो लेने के लिए तैयार नहीं थी। अब देखें ना, एक बेवा खातून है जिनको शादी का तोहफा उनकी सास ने खानदानी दिया है और वो देने के लिए तैयार है अपने। अब आप देखें कि अब क्या हालात हैं, अब देखें कितने हालात मुश्किल हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप बेहतर जानती हैं कि अब भी हालात क्या हैं कि लोग गलत बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो ये अवाम को खड़ा होना चाहिए, सोशल मीडिया के अंदर लोगों को एक्टिव होना चाहिए। जो जवान लोग हैं, आप हम तो बूढ़े हो चुके हुए हैं, 51 साल हो गए हैं 65 की लड़ाई को लड़े हुए, लेकिन आप जो जवान हैं आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए। और ये जो गद्दारन हैं, जो रा के एजेंट हैं, जैसे हमारे कमांडर चीफ साहब ने गिलगित में ललकारा उसको, मोदी को। आज तक किसी चीफ ने किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके नहीं कहा, उन्होंने गिलगित में ललकारा उसको, मोदी को। और मोदी और रा और जो भी तुम हो, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। इस तरह का सोशल मीडिया। लेकिन करण साहब, अभी भी वो जज्बा आवाम में मौजूद अभी है, आया ना और आवाम जो है वो पाक फौज के साथ तो हमेशा अभी इसी वक्त। और ये पाक फौज और आवाम जब इकट्ठी हो जाएंगी तो ये हम न्यूक्लियर पावर हैं जी, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे और मोदी वाला जो है ये भूल जाएं। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं। मेरा अपना बड़ा बेटा जो फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल है, हम इंशाल्लाह इसी स्पिरिट से हैं। और अब आप देखिएगा, ये मोदी हो या कोई भी हो या अमेरिका हो या जितने मिल जाए जो मर्जी, पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना आसान बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपको सैल्यूट है जी पाकिस्तानी आवाम की तरफ से, और मेरी पाकिस्तान आर्मी के साथ आवाम जो है वो हमेशा। और मेरी तरफ से पाकिस्तान के अवाम को सलाम है और यूथ को सलाम है। टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेंगे और इस स्पिरिट, इस जज्बे को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।